हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो यूजुअली ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है। और हमने देखा है कि जैम के बच्चों को इसमें समस्या होती है। तो इसलिए ये बेसिक एकदम बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सबको पता होना चाहिए। ये हम लीनियर अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये लेक्चर है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसमें करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आज की क्लास में हम देखेंगे कि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करके कैसे निकालते हैं, सब मैट्रिक्स का क्या मतलब है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये कुछ एक चीज़ें हम करने वाले हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। दो प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस में, लीनियर अलजेब्रा में। 11th 12th में भी आप यूज़ करते हैं, ग्रेजुएशन में भी कई जगह आप इक्लन फॉर्म, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन इत्यादि जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करते हैं तो एक तो होता है रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशन में तीन ऑपरेशन हम बेसिकली लगाते हैं। एक होता है कि किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर देना। सम रो आर आई इज इंटरचेंज विद सम अदर रो आर जे। दूसरा होता है किसी रो को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। तीसरा होता है कि किसी रो में दैट रो प्लस कांस्टेंट टाइम अनदर रो कर देना। ठीक है ना। तो किसी रो में हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टाइम ऑफ अनदर रो जोड़ रहे हैं। तो ये तीन ऑपरेशंस हैं जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से कॉलम ऑपरेशंस होते हैं आपके। अब हम बात करें कॉलम ऑपरेशन की। तो आप एक ऑपरेशन ये लगा सकते हो, वही सेम इसी के इक्विवेलेंट, कि किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, या किसी कॉलम में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, या किसी कॉलम को दैट कॉलम प्लस कांस्टेंट टाइम्स अनदर कॉलम लिखा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप ये बस करते जाओ। मतलब ऑब्वियसली जब किसी मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन लगाओगे तो उस पर फ़र्क भी पड़ता है। मतलब वो मैट्रिक्स सेम नहीं रह जाएगी ऑब्वियसली, है ना। उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है। तो हो सकता है कभी ये ऑपरेशंस लगा कि आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, कभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। और एक्चुअली यही हम कर भी रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे मान लो पर से एक मैट्रिक्स होती 1 2 1 2 1 3 3 1 2। और मान लो मैं इस पे ऑपरेशन लगाता R1 गोज़ टू R1, या 2 टाइम्स R1 सपोज करो। R1 से मतलब है फर्स्ट रो, याद रखना है ये फर्स्ट रो। R1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो, R2 स्टैंड फॉर सेकंड रो, R3 स्टैंड फॉर थर्ड रो, एंड सो ऑन, एंड सेम गोज फॉर द कॉलम। ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि R1 गोज टू 2 टाइम्स R1, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है उसकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ हर एक एंट्री को। तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 2, 2 × 1। बाकी किसी रो को हम नहीं टच कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम यही बस ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स आपकी क्या रहेगी, 2 4 2 2 1 3 3 1 2। अब आप देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स यही सेम मैट्रिक्स नहीं रह गई है ना।
ऑब्वियसली इसकी पहली रो से डिफरेंट है, तो दिस इज नॉट द मैट्रिक्स ए, मतलब यू कैन नॉट राइट ए इक्वल टू। तो यहाँ पे हम एक और सिंबल यूज करते हैं, हम कहते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू, या मोर प्रिसाइसली हम बोलते हैं ए इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। ए इज रो इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स का मतलब होता है कि भाई ये वाली जो मैट्रिक्स है वो ए से ही आई है बाई अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, और भी ऐसे इस पे कोई ऑपरेशन आप लगा सकते हो, कुछ भी, बट ऑब्वियसली आपको ये एहसास रखना है कि वो मैट्रिक्स अलग हो जाएगी, पहले वाली मैट्रिक्स से डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ भी जैसे एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, मान लो मैं कहता हूँ R2 गोज टू, इस पे लगा रहा हूँ मैं, इस पे नहीं, इस पे ही लगा रहा हूँ, ऑन ए अप्लाई R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो बेसिकली R2 माइनस R1 का मतलब ये है कि R2 में जोड़ा जा रहा है -1 टाइम्स R1, है ना, जो कि आपका थर्ड वाला ऑपरेशन था, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 1। तो देखो R2 में R1 माइनस करने का मतलब क्या होता है कि इस रो में ये रो माइनस करनी है, मतलब इसमें ये माइनस करना है, इसमें ये माइनस करना है, इसमें ये माइनस करना है, ठीक है। तो 1 -1 2, और ऐसे मान लो मैं एक साथ ये भी लगा देता, R3 गोज टू R3 -3 R1, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं R2 गोज टू R2 -2 R1 करता तो क्या करते आप, सपोज करो अगर मैं R2 में से 2 R1 माइनस करता, तो मतलब ये हुआ कि इस रो में से इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, मतलब इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है ना। तो अगर माइनस करो तो क्या आएगा देखो, तो 2 - 2 हो गया 0, 1 - 4 हो गया -3, 3 - 2 हो गया 1। अब R3 में से क्या कर रहे हो, R1 का 3 टाइम्स माइनस कर रहे हो, तो मतलब 3 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो 3 - 3 0, 1 माइनस इसका 3 टाइम्स माइनस करोगे तो 1 माइनस कितना हो गया आपका ये 6, मतलब -5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और 2 - 3 -1, तो ये हो गया इस तरीके से। तो ये आपको एहसास करना है कि जब मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाते हैं, ऐसी कॉलम भी आप वेरीफाई कर सकते हो, तो मैट्रिक्स सेम नहीं रहती, इट चेंजेस, है ना। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फंडा क्या है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, देखो इन्वर्स का मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मान लो ए इज ए स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना, देन ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। पहले तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इफ देयर एग्जिस्ट a matrix B such that if there exists a matrix B such that A into B equals n क्रॉस n ऑर्डर, है ना, ये भी होनी चाहिए, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है। और जब ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। तो ये समझने वाली बात होगी कि इफ सच अ मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट, है ना, देन वी कॉल इट inverse of A, and we write A inverse equals B। तो A इनवर्स इक्वल्स B का क्या मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स B ढूंढना है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। क्या ढूंढना है, ऐसी मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि A इनवर्स B इफ एंड ओनली इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, ठीक है।
है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, इन्वर्स अगर मैट्रिक्स का मिलेगा तो यूनिक होगा, मतलब एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं आ सकते। यू कैन राइट इट एज अ रिजल्ट, इफ ए इज इन्वर्टिबल then A cannot have two inverses। अब इसको चाहो तो आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? मान लो A इन्वर्स B भी है और A इन्वर्स C भी है। अच्छा, A इन्वर्स B होने का मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी आएगा, और A इन्वर्स C होने का मतलब ए सी बराबर सी ए बराबर आइडेंटिटी आएगा। दिस इज द डेफिनीशन। अब अगर आप देखें ना हो तो आप B को लिख सकते हैं आइडेंटिटी इंटू बी की नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स है दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, है ना। और बी आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं सी इनवर्स सी, है ना, सॉरी ए इनवर्स ए। ठीक है कि नहीं? या आप आइडेंटिटी को तो चाहो और क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी को यू कैन राइट एज, देखो आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन है अपने पास, हमको क्या लाना है, बी को सी के बराबर लाना है। तो क्यों ना हम आइडेंटिटी की जगह पे ये रख दें सी ए, यहाँ से आ रहेगा सी ए बी। लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब सी ए बी को सी इंटू ए बी लिखा जा सकता है, और ए बी किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो सी इंटू आइडेंटिटी कितने किसके बराबर आ गया, सी के, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो बी बराबर सी हो गया। ठीक है, तो इन्वर्स जो है अगर मिलता है तो एक ही मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ए मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है एन क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल है, तो ए इंटू बी भी इन्वर्टिबल होगा। और उसका इन्वर्स कैसे आएगा, इफ ए इज एन क्रॉस एन, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, ठीक है, देन A into B is also invertible. Moreover, AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। दिस इज कॉल्ड सॉक्स-हूज प्रॉपर्टी। इस नाम से जानते हैं सॉक्स-हूज प्रॉपर्टी। चाहो तो इसका आप प्रूफ लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्वर्स का क्या मतलब है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ए का इन्वर्स बी तब कहेंगे जब ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी है, या इन जनरल अगर आप कहो तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कोई दूसरी मैट्रिक्स का बोली जाती है। किसी भी x का इन्वर्स y तभी बोला जाता है मैट्रिक्स में, है ना, जब एक्स वाई करो और वाई एक्स करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब मुझे अगर ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स दिखाना है, तो मान लो मैं x को ए बी ले ले रहा हूँ और y को ले ले रहा हूँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों इन्वर्टिबल दिए हैं। अब अगर मैं एक्स वाई करूँ तो वो हो जाएगा ए बी इंटू में बी इन्वर्स ए इन्वर्स, जो कि हो जाएगा ए बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो कि हो जाएगा ए बी बी इनवर्स इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ए इंटू ए इनवर्स हो गया आइडेंटिटी। सिमिलरली आप देखोगे, सिमिलरली यू विल बी एबल टू सी कि वाई एक्स भी आइडेंटिटी आएगा, एक्स वाई भी आइडेंटिटी आ रहा है, और ऐसे ही आप देखोगे वाई एक्स भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो अगर एक्स वाई एक्स दोनों आइडेंटिटी आ गए, इसका मतलब एक्स का इन्वर्स वाई हो गया, और एक्स आपने किसको बोला था, ए बी को, और वाई किसको बोला था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं
तो कुछ फ़र्क पड़ता है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब भी कुछ फ़र्क पड़ता है। वो फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब जैसे मान लो, तो मैं एक रिज़ल्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना, इज इक्विवेलेंट टू सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ओनली द प्री फैक्टर। क्या मतलब है इसका, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर? मतलब इसको ऐसे कहना चाह रहे हैं कि इफ़ एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, है ना, मेक्स ए इक्वलेंट टू ए स्टार। अब ए स्टार से घबरा मत जाना। ए स्टार क्या हुआ कि ए में आपने वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के ए स्टार बना दिया, ठीक है ना। तो इफ़ एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, लेट मी कॉल इट कैपिटल ई, makes a star, makes a into a star, then अगर आप वही एलिमेंट्री ऑपरेशन a इंटू बी पे लगाते हैं प्रोडक्ट पे, तो इट विल बी सेम एज दैट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन a मल्टीप्लाइड विद b, है ना। इसको ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ, लेकिन और अच्छे से लिखने के लिए मैं ये लाइन लिखने की बजाय ऐसे लिख दे रहा हूँ। ध्यान से देखना इसको, बस इतना ही, इतना। फॉर एनी मैट्रिसेस ए बी, ए एंड बी, है ना, एंड रो ऑपरेशन ई। अब ये जो रो ऑपरेशन ई है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो तीन दिए हैं आपको उन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो ऑपरेशन है आपका ई जो है, इट कैन आइदर बी इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, और इट कैन बी मल्टीप्लाइंग अ रो विद अनदर रो, और सॉरी मल्टीप्लाइंग अ रो विद अ कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, अनदर रो नहीं, और आर आई गोज टू आर आई प्लस कॉन्स्टेंट टाइम आर जे। ये ई इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ ये इस बात पे इम्फेसिस करना चाहते हैं कि अगर आप ये कोई भी ऑपरेशन जो भी आपको गिवन है रो ऑपरेशन, आप ए इंटू बी पे लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ ई कोई मैट्रिक्स नहीं है। मतलब ये जस्ट नोटेशन समझो, हालांकि मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है इसको, बट मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। बस आप ये समझो कि ई अगर ए इंटू बी पे लगाया जा रहा है तो वही ई ए पे लगा दो और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे तो ये ए क्या था, ए इंटू बी का प्री फैक्टर है, बी ए इंटू बी का क्या है, पोस्ट फैक्टर। यहाँ लिखा है ना कि एन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इक्वल टू सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ओनली द पी फैक्टर। प्री फैक्टर ये है ए। तो अगर ए बी पे कोई ई ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो, इट इज इक्वल टू, यू जस्ट अप्लाई इट ऑन ए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो मेरे पास मैट्रिक्स होता 1 2 1 1, सपोज करो आई मल्टीप्लाइड विद 1 3 3 1। थोड़ा सा और आराम से लिख लेते हैं, 1 1 1 1। कौन इतना मेहनत करेगा मल्टीप्लिकेशन में, मुझे तो बस समझाने से मतलब है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 1 + 2 3, 1 + 4 5। प्लीज़ ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो ये ए है, ये बी है, ये उनका प्रोडक्ट सी है मान लो। मैं कह रहा हूँ सी पे कोई ऑपरेशन लगाओ अगर आप, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अप्लाई सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, मान लो मेरा ई ऑपरेशन है दैट R1 goes to 2 times R1,
है ना, ऑन सी। तो सी किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 6, 10, 2, 3, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि यही सेम ऑपरेशन केवल ए पे लगाओ। तो अगर मैं ई यही सेम ऑपरेशन R1 गोज टू 2R2 करूँ ऑन ए, तो क्या बन जाएगा? ए विल बी इक्वलेंट टू, 2 टाइम्स कर दो, 2, 4, 1, 1। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन ए पे लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आई है, मतलब जिसको अगर मैं ई ए कह दूं, बेसिकली ये आपका ई ए हो गया यहाँ पे, ऐसे समझो, दिस इज ई ए, है ना। ए पे ये ऑपरेशन लगा दिया, ऐसे ये क्या हो गया? सी पे आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, ई सी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका ई ए इंटू बी है, ई ए इंटू बी क्या आएगा? वो 2, 4, 1, 1 इंटू बी क्या है आपका? बी है आपका 1, 1, 1, 2। क्या आ जाएगा ये देखो? हाँ, 6, फिर 10, फिर 2, फिर 3, जो कि कुछ और नहीं बल्कि आपका सी आ गया, सॉरी ई सी आ गया। ई सी मतलब ई ऑन द प्रोडक्ट ए बी, सी क्या है? ए बी। तो यही कह रहे हैं कि आप कोई ऑपरेशन ई ए बी पे लगा रहे हैं तो इक्विवेलेंट है कि आप वो ऑपरेशन बस प्री फैक्टर ए पे लगा दें। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट रिजल्ट आप कह सकते हैं इसी के इक्विवेलेंट कि एन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन प्रोडक्ट ऑफ two matrices is equivalent to same elementary row operation on only the post factor। मतलब ये हुआ दैट इज फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी एंड कॉलम ऑपरेशन ई, है ना, what will be सी ए बी, सी ए बी विल बी सेम एज सी ए बी। मतलब आप जो ऑपरेशन ए बी पे लगाना चाहते हैं बस उसको ए पे लगा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, विल गेट द सेम आंसर। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया वैसे आप उसका भी एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सी ऑपरेशन है वो तीनों ऑपरेशन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये ऑपरेशन है, दिस सी कैन बी एनी ऑफ दिस थ्री, सी आई इंटरचेंज विद सी जे और सी आई गोज टू सम कांस्टेंट टाइम सी जे, or this C can be of the operation of the type Ci goes to Ci plus some constant into Cj। राइट, तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। अब इनका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में, वो आपको देखना है, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं समझते हैं इस बात, देखिएगा ध्यान से। देखो इन्वर्स का मतलब क्या है, इन ए का इन्वर्स बी लिखने का क्या मतलब है? दैट मीन्स यू वांट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी एंड यू आल्सो वांट बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये नहीं चाहते हम, मतलब दोनों ही चाहते हैं हम, ये दोनों। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक से बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, बी ही तो है ए का इन्वर्स। तो कैसे निकालेंगे, यही अपना पूरा फंडा है, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द इन्वर्स। तो
हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। ध्यान समझना इस बात को। मान लो यही वाला कंसिडर करते हैं, हमको ए बी बराबर आइडेंटिटी दिया है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी। अब मैं किसी तरीके से अगर इसको आइडेंटिटी में बदल दूं कुछ ऑपरेशंस लगा के, और ये चेंज ना हो ऐसा ऑपरेशन लगाऊं, तो ये भी जब ऑपरेशन लगाओगे तो ये भी चेंज होकर कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा, समथिंग सी। तो ये आइडेंटिटी इंटू बी बी रह जाएगा और उधर सी आ जाएगा, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो आइडिया है वो ये है कि जो ए बी बराबर आइडेंटिटी है ना, बेसिकली यहाँ आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है ए और बी का प्रोडक्ट। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए बी की। किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। तो हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, आइडेंटिटी में। पर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि बी को टच ना हो, वो ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन लगाऊं बी पे ना लगे। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो प्रोडक्ट पे लगाओ तो केवल प्री फैक्टर पे लगे, रो ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, वील अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। समझ लो ना प्रोसेस क्या है, अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस, है ना, इन स्टार, है ना, टू मेक, या तो कह दो टू कन्वर्ट, या ऐसे बोल दो टू रिड्यूस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। द मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी है, जब आप इस पे ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बनाओगे तो वो सेम ऑपरेशन जो आप प्री फैक्टर पे लगाओगे कहाँ लगता है, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या है दोनों का, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पे भी वो ऑपरेशन लगेगा तो आइडेंटिटी भी कुछ और बन जाएगी, है ना। द मैट्रिक्स आइडेंटिटी विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड टू सम मैट्रिक्स सी, एंड देन बी इनवर्स विल बी नथिंग बट सी, या ये कह दो ए इनवर्स विल बी नथिंग बट बी विच इज सी। मेरी बात ध्यान समझना, इस पे ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बना देंगे तो आइडेंटिटी इंटू बी, तो इस तरफ बी बनेगा, उस तरफ वही ऑपरेशन लग के कुछ और मैट्रिक्स सी बन जाएगी। आइडेंटिटी पे सेम ऑपरेशन लग के कुछ और मैट्रिक्स सी बन जाएगी, तो जो भी वो फाइनली मैट्रिक्स सी आएगी वही अपना ए का इन्वर्स होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको केवल ए पे इफेक्ट लाना है, इसलिए वी विल ओनली यूज रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल यूज नहीं करेंगे इसमें। अब ऐसे ही आपका होमवर्क है, आप ट्राई करो कि बी ए से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो कौन सा ऑपरेशन लगा के काम बन जाएगा। जैसे यहाँ रो लग रहा है, वहाँ पे कौन सा लगेगा, ऑब्वियस है वो कौन सा लगेगा, बट आप थोड़ा इस पर थिंक करना, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जो प्रोसेस है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हो इस पे लगा के, है ना। उसमें क्या करोगे आप, ए को कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी किसी और में कन्वर्ट होगा, जिसमें कन्वर्ट होगा वही आपका इन्वर्स होगा ए का, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करो कि भाई बी में फर्क ना पड़े, केवल ए पे फर्क पड़े, केवल पोस्ट फैक्टर पे फर्क पड़े, कॉलम ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो या तो इस वाली इक्वेशन में कॉलम ऑपरेशन लगा के ए को आइडेंटिटी बना दो, या तो इस वाले में रो ऑपरेशन लगा के ए को आइडेंटिटी बना दो। दोनों ही परिस्थितियों में जो इस तरफ आएगा वो आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, मैं ये वाला कर रहा हूँ, पहला वाला प्रोसेस क्या है, किसी का इन्वर्स चाहिए, अगर मुझे ए का इन्वर्स चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बड़ी मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसमें यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ लाइन खींच के आइडेंटिटी लिख देता हूँ उतने ही ऑर्डर की। फिर क्या करता हूँ मैं कि इस पे ऑपरेशन लगाता हूँ, ई ऑपरेशंस, अप्लाई ई ऑपरेशंस, ई रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू समथिंग लाइक दिस, इसको कन्वर्ट करोगे आप आइडेंटिटी इनटू सम मैट्रिक्स सी, देन ए इनवर्स विल बी नथिंग बट सी, सिंपल। आप इस पूरी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाओगे इस उद्देश्य के साथ कि ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कुछ बन जाएगी, जो भी वो बनेगी वही ए का इन्वर्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 3x3 का करके दिखा रहा हूँ, बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई द प्रोसेस, सेम प्रोसेस फॉर 4x4 एज वेल। सपोज आई हैव दिस मैट्रिक्स 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1,
सपोज आई वांट टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। आपके पास और भी तरीका है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट वाला, बट अगर आपके पास 4x4 मैट्रिक्स आ जाए तो आई डोंट थिंक एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड है वो इतना आसान होगा अप्लाई करना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रोसेस क्या है, हाउ डू वी फाइंड इनवर्स। आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स को लिखना है पहले, तो जो मैट्रिक्स गिवन है 1 0 1 1 1 0 0 1 1, उसके बाद मैंने कहा था एक बड़ी सी लाइन खींच देना, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ डॉटेड लाइन खींच देते हैं, और जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लो। अब आपको कुछ भी करके जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली इधर वाली, इसको आइडेंटिटी में बदलना है, ये वाली, उधर मत देखो, जो इधर लगेगा वो उधर भी लग जाएगा अपने आप। इसको आइडेंटिटी में बदलोगे तो ये जिसमें बदलेगी वही इन्वर्स होगा। तो अगर मुझे इसको आइडेंटिटी में बदलना है तो यहाँ 1 रखना है ना। अब क्या करना है, 1 के नीचे सारे 0 करने हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी 0 है, मेरी बात ध्यान समझना। अगर मुझे इसको आइडेंटिटी में बदलना है तो तरीका ये है, पहले डायगोनल के नीचे सबको 0 करो, फिर डायगोनल के ऊपर सबको 0 करो, फिर डायगोनल पे 1 करो। सिंपल फंडा ये है। तो डायगोनल के नीचे सबको 0 करने के लिए ये ऑलरेडी 0 है, ऐसे 0 करते हैं, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में ये 1 है ऑलरेडी हमको चाहिए, यहाँ 0 है, ये हमको 0 चाहिए, तो आई विल अप्लाई इसको 0 करने के लिए थर्ड रो में से अगर मैं फर्स्ट रो माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 0। पहली रो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दूसरी रो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, थर्ड रो में क्या होगा, 1 -1 0 0 -1 -1 1 -0 1, फिर 0 -1 -1 0 -0 0 और 1 -0 1, है ना। थर्ड रो में पहली रो माइनस करनी है, सिंपल। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, एक भी कैलकुलेशन कहीं माइनस प्लस का इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अगर ऐसा कोई हुआ तो उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे अब आप कोई लाइव बैठा नहीं जो मुझे बता सके अगर कोई भी यहाँ पे मिस्टेक होती है कि सर यहाँ पे आपने माइनस छोड़ दिया या जो भी है, तो ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से, कोशिश कर रहा हूँ कि परफेक्ट कैलकुलेशन हो। तो देखो हमारा पहला टास्क था कि भाई इसको 1 बनाना था, फिर उसके नीचे की सारी एंट्री 0 करनी थी। दूसरा टास्क है इसको 1 बनाना है, उसके नीचे की 0 करना है। तीसरा टास्क है कि ये 1 बन जाए और फिर उसके बाद इनको 0 करना है। तो अब इसको 0 करना है ना, -1 को, तो कैसे 0 करेंगे, तो आई विल अप्लाई, मतलब इसको क्या करें कि 0 हो जाए, ये जोड़ दो, है ना। तो R3 में आई विल अप्लाई कि R3 गोज टू R3 + R2, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट रो में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको चुपचाप ऐसे लिख लो। सेकेंड रो 0 1 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लिख लो। थर्ड रो में 0 1 + 1 0 1 + 1 2, अब यहाँ 2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहे, अच्छा यहाँ प्लस कर रहे हो ना, तो ये 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, -1 + 0 -1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और 1 + 0 1 हो गया। पर मुझे यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ ये वी वांटेड 1 हियर, तो यहाँ 1 कैसे आएगा। नाउ यू कैन अप्लाई। अच्छा उसके अलावा मुझे और भी कुछ चाहिए, मुझे इसको भी 0 करना है, चलो इसको पहले 1 बना लेते हैं। पहले अप्लाई R3 गोज टू 1/2 R3। और भी आप कोई आसान ऑपरेशन भी देख सकते हो जो आपको दिख रहा हो, लगा सकते हो। अल्टीमेट टास्क ये है कि आई हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू आइडेंटिटी। अब वो आप कितनी क्विकली कर लेते हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसको हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 0 1 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया 1 0 0 0 1 0, ये हो गया -1/2, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड किया पूरी रो को। अब इसको 0 करना है, सो सिंपल आर, इसको 0 करने के लिए इसमें ये माइनस कर दो, तो R2 गोज टू R2 - R3, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0। पहली रो में कोई चेंज नहीं करना, दूसरी रो में 0 -0 0 1 -0 1 और 1 -1 0, फिर 0 -हाफ इज़ हाफ, फिर 1 -हाफ इज़ हाफ, फिर 0 -हाफ इज़ -हाफ, ठीक है। और ये आपका 0 0 1 -हाफ हाफ हाफ। अब इसको 0 करना है, कैसे 0 करोगे, तो पहली रो में सेकेंड रो माइनस कर दो, है ना, इसमें ये माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। तो R1 गोज टू R1 - R2, है ना।
तो क्या बन जाएगा ये 1 माइनस ज़ीरो 1 हो गया, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, 0 माइनस ज़ीरो 0 हो गया, फिर 1 माइनस हाफ हाफ हो गया, फिर 0 माइनस हाफ हो गया, फिर 0 माइनस हाफ हाफ हो गया, फिर ये बाकी की रोज़ में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आप देखो फाइनली अगर आप देखो तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में बदल गई। तो जो आइडेंटिटी जिसमें बदली है वही इन्वर्स है ए का। ठीक है, तो जो ए का इन्वर्स आने वाला है, क्या आने वाला है ए का इन्वर्स? ए इन्वर्स इज ये हाफ माइनस हाफ 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 माइनस हाफ और माइनस हाफ हाफ हाफ। वेरीफाई कर लेना ना, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स करके देखना आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। ऐसे 4x4 का भी दिया होगा, सेम प्रोसेस होगा आपको। आपका टास्क ये होगा कि पहला मतलब सिंपल फंडा ये है कि इसको 1 बनाना है, नीचे वालों को 0, इसको 1 बनाना है, नीचे वालों को 0, फिर उसके बाद इसको बनाना है, अगर 4x4 है तो उसके नीचे वालों को 0, उसके बाद फिर ऊपर वालों को 0 बनाना है। बस यही काम करना है, ठीक है ना। और केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं, नो कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन वाला लगाना है तो ये वाला कंसिडर करना। मतलब क्यों करोगे, आपको इन्वर्स से मतलब है, एक ही तरीके से करो, अदरवाइज आप बी ए बराबर आइडेंटिटी वाले पे कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, मतलब इधर आइडेंटिटी लिखोगे उधर ए लिखोगे एंड यू विल अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, वो भी काम कर जाएगा। तो दिस इज हाउ वन कैन फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? एक गिवन मैट्रिक्स से एक और मैट्रिक्स बनाना। कैसे बनाना? बाई रिमूविंग और डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो हाउ इज अ सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड? ठीक है ना। मैट्रिक्स बी इज सेट टू बी अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए if B can be obtained from A by removing some rows or columns or both of the matrix A या from the matrix A। ठीक है ना। मैट्रिक्स ए से कुछ रोज कुछ कॉलम या दोनों रिमूव करने पे जो मैट्रिक्स बनती है तो क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ए मेरे पास मैट्रिक्स होती 1 2 4 3 5 2 1 0 2 1 2 1 इतना ही रख दो। मान लो मैं इसमें से सपोज करो ये वाला कॉलम हटा दूं, इफ आई रिमूव दिस कॉलम तो अपने पास एक मैट्रिक्स B1 मिलेगी। क्या हो जाएगी वो? B1 1 5 2 2 2 1 4 1 2। अभी स्क्वायर ही मिले जरूरी नहीं है। दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, दिस इज सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मैं सपोज करो मैं ये वाला कॉलम भी, अगर ये वाला रो भी हटा दूं तो, कॉलम तो हटा ही हटाया, रो भी हटा दूं तो आपको एक मैट्रिक्स B2 मिल जाएगी 5 2 1 2 1 2। ये भी सब मैट्रिक्स होगी बी की, इस तरीके से। ठीक है ना। तो B1 B2 आर सब मैट्रिसेस।
ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप कि भाई एक गिवन मैट्रिक्स में से कुछ रोज कुछ कॉलम्स या दोनों हटा देने पर एक नई मैट्रिक्स का निर्माण होता है। वो जो नई मैट्रिक्स आती है वो पहले वाली की सब मैट्रिक्स कहलाती है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर, माइनर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, है ना। तो लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है ना। देन अ माइनर ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ सम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना ऑल्सो, इफ if minor is determinant of a square submatrix of order r cross r, मतलब r rows r columns, then it is called a minor of order r or a r road minor। और रोड मतलब आर रोज वाला माइनर। माइनर का मतलब क्या है? देखो बताया पहले ही, माइनर का मतलब है ए की किसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर आर क्रॉस आर है, देन दैट माइनर इज कॉल्ड अ माइनर ऑफ ऑर्डर आर और अ आर रोड माइनर, ठीक है ना। या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? आर रोड माइनर, मतलब एक ऐसा माइनर जिसमें आर रोज हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देते हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, मान लो अपने पास ये मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू से 1 2 3, 1 2 1 3, 1 0 2 1 0 0 0 0, है ना। अगर हम बात करें इसमें, इसमें अगर मैं सपोज करो आई एम कॉलिंग B1 टू बी दिस 1 1 2 0, तो ये एक ही एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा -2। तो जो -2 आया इसको बोलते हैं माइनर ऑफ ऑर्डर 2, या इसको बोलते हैं टू रोड माइनर, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं। तो माइनर क्या होता है? एक नंबर होता है। माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ नंबर। माइनर एक नंबर होता है, लेकिन माइनर आता कैसे है? किसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। तो अगर वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आर क्रॉस आर है तो उसको बोलते हैं आर ऑर्डर का माइनर है ये। जैसे यहाँ पे -2 जो है, ये -2 इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। सपोज आई टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई एम टेकिंग B2 टू बी 2 0 1 2, तो डिटर्मिनेंट B2 का क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ 4 भी क्या है? 4 इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। 4 भी क्या है? माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगर आप अगला ले सकते हो 2 क्रॉस 2, या इधर से कोई 2 क्रॉस 2, कहने का मतलब बहुत सारे सेम ऑर्डर वाले माइनर हो सकते हैं, ठीक है ना। 4 भी 2 ऑर्डर का माइनर है, -2 भी 2 ऑर्डर का माइनर है। कोई और 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स ए के अंदर ले लोगे, वो भी 2 ऑर्डर का माइनर होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से वी कैन टॉक अबाउट माइनर। अगर मान लो इसमें मैं एक मैट्रिक्स लेता C1, सपोज करो आई एम टेकिंग टू बी दिस 1 2 1 1 0 2 0 0 0। अब आप देख सकते हैं
कि क्योंकि इसकी पूरी रो एक जीरो है तो C1 का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो जो है इज अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। जीरो जो है माइनर है ऑर्डर 3 का, और इनफैक्ट आप इसमें कोई भी ऑर्डर 3 का माइनर निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। आप ध्यान से देख लो, इस मैट्रिक्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन है, यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स अबाउट दिस मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखो अगर, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसमें 3x3 के जितने भी माइनर बनाओगे सब जीरो आएंगे, क्योंकि लास्ट वाली रो ही जीरो है। 3x3 बनाने के लिए लास्ट वाली रो लेनी ही लेनी पड़ेगी आपको। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर जीरो। पहली तो ऑब्जर्वेशन ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें 4x4 का माइनर कोई है नहीं। 4 ऑर्डर का कोई माइनर बनेगा इसमें? 4 ऑर्डर का माइनर बनाने का मतलब ए के अंदर 4x4 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बना लो आप। तो 4x4 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनी नहीं सकती, उसमें रोज ही 3 है, तो चौथी रो कहाँ से लाओगे, है ना। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि दिस मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। दूसरी है कि ए हैज़ नो माइनर्स ऑफ ऑर्डर 4 और हायर, मतलब 4 या 4 से अधिक ऑर्डर के कोई माइनर है ही नहीं इसके पास। और तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 ऑर्डर वाले माइनर कई सारे हमको मिल रहे हैं जो नॉन जीरो हैं। 2 ऑर्डर वाले कई सारे माइनर मिल रहे हैं जो नॉन जीरो हैं। ए हैज़ एटलीस्ट वन, बहुत सारे भी हैं, एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। यहीं से डेफिनेशन आती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, है ना। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ए के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर बनाया जा सकता है वो 2 ऑर्डर का है, क्योंकि 3 ऑर्डर वाले सारे जीरो हो रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि लास्ट वाली पूरी रो जीरो है। 4 या 4 से अधिक ऑर्डर के कोई माइनर इसके अंदर है नहीं, और एक कम से कम मुझे 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया है, एक्चुअली 2 मिल गए हैं, -2 और 4 और भी हैं जो क्या है, नॉन जीरो है। तो ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो इन तीनों को मिला के आप क्या बोल पा रहे हो कि ए के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर है उसका ऑर्डर 2 है, 2 से बड़े ऑर्डर का कोई माइनर नहीं मिल रहा है इसके अंदर। ऐसे केस में बोलते हैं कि ए की रैंक 2 है, ठीक है ना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए की रैंक आर है अगर उस मैट्रिक्स के अंदर जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर बनाया जा सकता है वो आर ऑर्डर का हो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पहली बात तो उसके अंदर एक आर ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर होना चाहिए, और दूसरी बात आर से बड़े ऑर्डर के माइनर या तो होने नहीं चाहिए या फिर अगर हैं तो जीरो होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप ये समझिए, दिस इज हाउ वी डिफाइन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? व्हाट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मतलब किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है ना। देन वी से रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। अच्छा, काम करते हैं, नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स का रैंक डायरेक्टली जीरो हम डिफाइन कर देते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन वी से दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर वेयर आर इज अ नेचुरल नंबर इफ पहला ए हैज़ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑल द माइनर्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर्स आर प्लस वन और हायर आर ज़ीरो, और
देयर आर नो सच माइनर्स, मतलब आर ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए और सारे माइनर्स एक है जिनका ऑर्डर R+1 या ज़्यादा है वो जीरो हों या फिर हो ही ना, है ना। आर से अधिक ऑर्डर वाले माइनर या तो हैं ही नहीं, और अगर हैं तो क्या है वो, अगर हैं तो क्या है वो जीरो है, ठीक है। ऐसे केस में हम रैंक बोल देते हैं मैट्रिक्स का आर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये वाली मैट्रिक्स लें, कौन सी मैट्रिक्स, ये 1 2 जो अभी लिखा था, A = ये था आपका 1 2 1 3, 1 2 1 2 1 3, then we had 1 0 2 1, 1 0 2 1, then we had 0 0 0 0. For example, the rank of this matrix is 2. इसकी रैंक 2 क्यों है, इसकी रैंक 2 इसलिए है क्योंकि इसकी रैंक 2 इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ये एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला, है ना। मतलब 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाली, और 3 ऑर्डर की सारी सब मैट्रिक्स जो आप बनाओगे इसके अंदर वो सबका डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्योंकि लास्ट वाली रो ही पूरी जीरो है, और 4 ऑर्डर या 4 से अधिक ऑर्डर के इसमें बन नहीं सकते हैं सब मैट्रिसेस, इसलिए रैंक ए का 2 है। लेकिन अब आप देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो रैंक की डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को अगर लगा के आप रैंक निकालने जाओ, क्या निकालने जाओ, रैंक, तो नो डाउट आप देख पा रहे हैं कि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कैसे भाई, आपके पास मान लो एक 6x6 मैट्रिक्स दे दी किसी ने, कह रहे हैं इसकी रैंक बताओ। अब आप क्या करोगे, पहले उस 6x6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, मतलब आपको तो हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट देखना है, जितने ऑर्डर का पॉसिबल है वही रैंक है। तो पहले मैं वो पूरी 6x6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखूंगा कहीं वो तो नॉन जीरो नहीं है। अगर वो 6x6 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो वही रैंक है 6। अगर वो जीरो हो गया तो फिर मैं 5x5 वाली देखूंगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि 5x5 वाली 6 मिलेंगी उसके अंदर, है ना। एक एक कॉलम को छोड़ते जाओगे, डिलीट करते जाओगे, नहीं नहीं उससे भी ज़्यादा मिल सकती है क्योंकि रोज़ को भी हटा सकते हो। कहने का मतलब एक से अधिक मिलेंगी 5x5 वाली, ठीक है ना। 5x5 वाली जो आपके पास 6x6 मैट्रिक्स के अंदर सब मैट्रिक्स मिलेंगी, डेफिनेटली वो एक से ज़्यादा मिलेंगी। अब अगर पहली वाली तुमने ट्राई की वो नॉन जीरो आ गई तब तो चलो रैंक 5 हो गई, लेकिन अगर वो जीरो हो गई तो तुम कितनी ऐसी मैट्रिसेस निकालते रहोगे डिटर्मिनेंट उनके, मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालते रह जाओगे। कहने का मतलब ये जो डेफिनेशन है रैंक निकालने वाला, ये काफ़ी कह दो कि कम एप्लीकेबल है, इन द सेंस कि जब ज़्यादा बड़ी मैट्रिसेस दे दी जाए तो आप डिटर्मिनेंट ही निकालते रह जाओगे, है ना। तो इसी के लिए अपने पास एक रिजल्ट है कि भाई किसी मैट्रिक्स के रैंक पे रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय अप्लाइंग एनी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। कुछ भी लगा दो, रो लगा दो चाहे कॉलम लगा दो, रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देयर इज अ रिजल्ट दैट सेज rank of a matrix remains unaltered by applying any elementary रो और कॉलम ऑपरेशन। ये रिजल्ट आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र हो गया, क्योंकि अब एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन लगा करके आप मैट्रिक्स को मनचाहे फॉर्म में ले आएंगे जहां से आपको कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए, है ना, जहां से कैलकुलेशन करनी क्या हो जाए, आसान, ठीक है। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो आप मुझसे कहते हो कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना, 2 4 6 8 3 5 2 4। मान लो आप मुझसे कहते हो सर इसकी रैंक बताओ, मतलब मैं आपसे कहता हूँ बेटा इसकी रैंक बताओ। दिस इज अ 3x4 मैट्रिक्स,
एक चीज़ क्लियर है कि इसमें 4x4 तो आप नहीं बना सकते हो, मतलब इसकी रैंक जो होगी वो 3 या 3 से कम होगी, 4 तो हो नहीं सकती, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा कौन जीरो हो रहा है नहीं जो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मकसद क्या होता है कि आप डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री जीरो करो। डायगोनल मतलब ये हुआ कि जहाँ पे रो नंबर कॉलम नंबर सेम हो, क्योंकि तुम कहोगे डायगोनल तो सर केवल स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझो, A11 A22 A33 वाली जो एंट्रीज हैं उसके नीचे सबको जीरो कर दो, ठीक है ना। या ऐसे कह दो कि वो AIJ जिसमें आई जे से बड़ा हो, AIJ जिसमें आई जे से बड़ा हो उनको जीरो कर दो, ठीक है। कहाँ होंगे वो, इसके नीचे, तो है ना। इसको जीरो कैसे करोगे, इसको 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 जीरो करना है, पहले इसको इसको कर देते हैं। तो विल अप्लाई R2 गोज टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। ये ऑपरेशन लगाओगे तो ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट 1 2 3 4, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0। ये तो जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा था ताकि ये पूरी जीरो हो जाए, है ना। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये केवल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। देर आर सो मैनी स्मार्टर वेज टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में वो सब कुछ हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, हम आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं व्हाट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद अभ्यास के साथ और कुछ हायर क्या नाम है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के बाद आपको कुछ और भी रिजल्ट्स पता चलते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स अगर देखना है उसकी रैंक क्या है तो उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, या उसमें इक्वलन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लेते हैं। सो देर आर सो मेनी अदर मेथड्स। अभी हम यहाँ पे भी एक मेथड देखेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालना, ठीक है। तो तरीके हैं और भी स्मार्टर वेज भी हैं फाइंड करने के, अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है जैसे लेक्चर, ठीक है ना। 3R1 करना है, 3 माइनस 3 0 हो गया, और 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया, और 2 माइनस 6 माइनस 4 हो गया, और 4 माइनस 12 माइनस 8 हो गया। तो अगर आप देखो तो ये मैट्रिक्स ये बन गई, क्या बन गई, 1 2 3 4, 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 8 और 0 0 0। अब आप गौर से देखो तो इसमें हो क्या रहा है, जो लास्ट वाली रो है पूरी जीरो हो गई। तो अगर लास्ट वाली रो पूरी जीरो हो गई तो इसका मतलब इसके अंदर 3x3 कोई भी सब मैट्रिक्स बनाओगे तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आने वाला है, क्योंकि 3x3 बनाने के लिए लास्ट रो तो लेनी ही पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब इसका रैंक 3 भी नहीं हो सकता, है ना। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी पहली ऑब्जर्वेशन, ए हैज़ नो माइनर ऑफ ऑर्डर 4 और हायर, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 आर ज़ीरो, क्योंकि 3 ऑर्डर के माइनर बनाने के लिए लास्ट वाली रो लेनी पड़ेगी जो कि रो पूरी जीरो है। और तीसरा अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको देर एग्जिस्ट दिस माइनर, let me say which one, this one, you can take this one, first one itself. You can say there exists b equal to 1 2 0 minus 1। कोई और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला लेना है जो आपको पहले दिख जाए, कि डिटर्मिनेंट b का आने वाला है -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब दिस मैट्रिक्स हैज़ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ए हैज़ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो इसका मतलब जो रैंक हो गया मैट्रिक्स का, रैंक जो हो गया b का वो 2 हो गया, ठीक है ना। 2 क्यों हो गया, क्योंकि भाई डेफिनेशन देख लो, 2 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर है ना। 3 ऑर्डर या 3 से अधिक ऑर्डर के जो भी माइनर हैं वो या तो सारे जीरो हैं या तो उससे अधिक ऑर्डर के हैं ही नहीं, जैसे 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर के माइनर बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए रैंक इसकी 2 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, रैंक 2 हो गई। इस तरीके से आप रैंक निकाल सकते हैं। नाउ देयर आर सम रिजल्ट दैट यू शुड नो अबाउट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जैसे रैंक जो होता है, अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो जो रैंक है वो हमेशा मिनिमम ऑफ m और n से लेस आर इक्वल टू होगा, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा रैंक नहीं हो सकती, नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा भी रैंक नहीं हो सकती। ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपको सब मैट्रिक्स बनानी है तो उस सब मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज मेन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा नहीं हो सकती, और नहीं कॉलम से ज़्यादा हो सकती है नंबर ऑफ कॉलम्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जीरो तभी लेते हैं जब मैट्रिक्स ही खुद जीरो हो। रैंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का n होता है,
अगर किसी मैट्रिक्स को किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, लैम्डा नॉन जीरो है तो उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रैंक किसी मैट्रिक्स का 1 तभी होता है जब वो मैट्रिक्स इस फॉर्म की हो, इस फॉर्म की हो, ए इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 1 है तो वो तभी और तभी होता है जब वो मैट्रिक्स इस फॉर्म की हो जाए, है ना। मतलब यहाँ पे आपका ये कोई ए जो है दैट इज सम n क्रॉस 1, बी इज ऑल्सो सम n क्रॉस 1। तो जब a इंटू बी ट्रांसपोज करोगे विल गेट एन n क्रॉस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई n 1 क्रॉस n मैट्रिक्स विच विल बी इन रिटर्न एन n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से, या हो सकता है ये m क्रॉस 1 हो, जरूरी नहीं कि n क्रॉस 1 हो, तो ये उस केस में आपका n क्रॉस m मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, बहरहाल कोई भी मैट्रिक्स अगर एक रैंक वाली है तो वो a इंटू बी ट्रांसपोज फॉर्म की आएगी, जहाँ पे a और b नॉन जीरो वैक्टर्स होंगे। ठीक है, रैंक a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर रैंक a ट्रांसपोज इंटू ए बराबर रैंक a होता है। रैंक a प्लस बी हमेशा लेस आर इक्वल टू रैंक a प्लस रैंक b होता है। रैंक a माइनस बी हमेशा ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ रैंक a माइनस रैंक b होता है। रैंक a इंटू बी प्रोडक्ट का रैंक जो है वो रैंक a और रैंक b के मिनिमम से हमेशा लेस आर इक्वल टू होता है। ठीक है, उसके अलावा ये रिजल्ट है जो बताता है किसी मैट्रिक्स को अगर आप एक नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ए कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है और b m क्रॉस m है और c n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो मतलब ये रिजल्ट है बेसिकली। सो दैट तो क्या ही है, ट्राई करना प्रूव करने की, बट अभी जस्ट एज अ रिजल्ट याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हर पुस्तक में रैंक समझाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, तो इनके जो प्रूफ हैं वो हमेशा सारे के सारे इसी डेफिनेशन से नहीं आ जाएंगे। कौन सी वाली जो मैंने आपको बताई कि हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर है ना, हमेशा इसी से नहीं आएगी। देर आर अदर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रैंक, है ना, उससे ये रिजल्ट्स प्रूफ होते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर रैंक बी ए निकालोगे तो रैंक ए के ही बराबर आएगा अगर बी नॉन सिंगुलर है, रैंक ए सी निकालोगे तो रैंक ए के ही बराबर आएगा अगर सी नॉन सिंगुलर है। मतलब एक मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर रैंक पे फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही रैंक बी ए सी इज इक्वल टू सेम एज रैंक ए, क्यों? क्योंकि बी और सी वही दोनों को मिला दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दीज आर सम रिजल्ट्स ऑफ रैंक। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म्स से क्या तात्पर्य है? किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा करके, अभी मैं कुछ फॉर्म्स बताऊंगा, उनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, एनी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ दोज फॉर्म्स। तो जिस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है उन फॉर्म्स को नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी reduced to one of the following forms by by applying elementary रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है ना, these forms are called normal forms, these forms are called, पहले मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ पे नीचे लिख दूंगा इसको। कौन से हैं वो फॉर्म्स? पहली फॉर्म है कि ए आपकी इक्विवेलेंट हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर के। दूसरा हो सकता है कि ए इक्विवेलेंट हो जाए एक मैट्रिक्स ऐसी कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो आर ऑर्डर की और यहाँ बाकी सारी मैट्रिसेस जीरो हों। ठीक है ना, तीसरा फॉर्म ये हो सकता है ए इक्विवेलेंट हो जाए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये आगे ज़ीरो। चौथा फॉर्म ये हो सकता है कि ए इक्विवेलेंट हो जाए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी इधर सारी ज़ीरो मैट्रिक्स पूरी की पूरी। इन चारों फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में आ सकती है कोई एक मैट्रिक्स में, किसी एक फॉर्म में। ठीक है ना, एंड दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स।
नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है ना। इन किसी भी फॉर्म में आ सकती है, तो मैट्रिक्स इनमें से किसी भी फॉर्म में हो उसकी रैंक आर हो जाती है। अगर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के आप उनको मैट्रिक्स को इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी कन्वर्ट करते हैं, तो इन एनी ऑफ दीज फोर केसेस वी से दैट द मैट्रिक्स हैज़ रैंक आर, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो। इफ अ मैट्रिक्स, नोट करके लिख लेना, हैज़ एनी वन ऑफ these normal forms, we say, ऐसे समझो, then rank of A is equal to R। मतलब जितने क्रॉस जितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है इन चारों केसेस में, उतना ही मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। आप एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन या दोनों लगा सकते हो बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो और कॉलम और बोथ, ये भी। ऐसा नहीं कि केवल रो लगाना है या केवल कॉलम लगाना है, आप अगर ज़रूरत पड़े दोनों लगा सकते हो, बट यू हैव टू कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू वन ऑफ दीज फॉर्म्स, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसका रैंक निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा इसमें, इसको आई विल सॉल्व यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। मतलब आप भी और भी तरीका लगा सकते हो, बट आई विल यूज़ नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में फंडा तो भाई ये है सबसे पहले कि यू हैव टू मेक ऑल दी ज़ीरो, देन यू हैव टू मेक दिस वन ज़ीरो, सॉरी दिस वन ऑल्सो ज़ीरो। इस तरीके से चलता है, मतलब पहले डायगोनल के नीचे सबको जीरो बनाते हैं। मतलब सिंपल फंडा ये है, पहले इसको कोशिश करो वन बना लो ताकि माइनस करने में आसानी हो, फिर पहले इन तीनों को जीरो बनाओ, एक ही साथ ये तीनों जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको कोशिश करो वन बना लो, फिर इन दोनों को जीरो कर दो, फिर इसको कोशिश करो वन बना लो, फिर इसको जीरो कर दो, फिर इसको कोशिश करो वन बना लो। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है, वो तो अपने आप फिर रैंक उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस। तो पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के यहाँ वन बनाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तुम कुछ और भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यू आर फ्री टू यूज़ योर ओन माइंड हियर, ठीक है। ये स्टेप्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं कि हर बार यही करना है, सर ने ऐसे किया तो ऐसे ही करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन अप्लाई। अब यहाँ पे बोला नहीं है नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में अगर केवल रैंक पूछा हो, अगर आपको केवल रैंक पता करना हो, तो नॉर्मल फॉर्म तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि रैंक क्या है, ठीक है। उसके पहले ही पता चल जाएगा, बताता हूँ कैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला काम, आई एम गोइंग टू इंटरचेंज, आई एम गोइंग टू इंटरचेंज R1 विद R2। तो जब मैं R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करूँगा तो ये मैट्रिक्स आपकी इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। हमने क्या कहा था, इसको वन बना के और इन सबों को एक साथ जीरो करो। तो मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, आई विल अप्लाई, ऐसा जुड़ने के पहले रो ही लगाना है। तुम कॉलम, तुमको दिख रहा हो कॉलम से जीरो बना सकते हो, वो कर लो, मतलब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। आई एम गोइंग टू अप्लाई R2 गोज टू R2 -2 R1, then I'm going to apply R3 goes to R3 -3 R1, then I'm going to apply R4 goes to R4 -6 R1। अब जरा ध्यान से ये इतनी सारी कैलकुलेशन है करनी है। तो R1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -1 -2 -4 एज इट इज़ रहेगा। ये 2 -2 हो गया 0, 3 और +2 हो गया 5, फिर -1 और इसमें -2 हो गया, +4 -1 तो हो गया 3, फिर -1 और प्लस हो गया 8, तो 7।
फिर 3 माइनस 3 हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 1 माइनस 3, है ना, 1 माइनस ये 1 और प्लस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस 3, 1 प्लस 3 हो गया 4, फिर 3 प्लस 6 9, फिर -2 प्लस 12, -2 प्लस 12 कितना हो गया 10, फिर 6 माइनस 6 हो गया 0, फिर 3 और प्लस 6 हो गया 9, फिर 0 प्लस 12, फिर -7 और प्लस 24, है ना, -7 प्लस 24 17, ठीक है। अब ये सारे मैंने जीरो कर दिए। अब अगर आप देखो तो आप ये कॉलम ऑपरेशन लगा के इनको भी जीरो बना सकते हो कि नहीं। इफ़ यू अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, कैलकुलेशन सावधानी से करना, एक भी कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हुई है तो सब सब मेहनत खराब हो जाएगी। कहीं एंट्री तुमने गलत उतार ली हो तब भी मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। बहुत ध्यान से करनी है कैलकुलेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, आई अप्लाई दैट आर C1, नहीं C2 गोज़ टू C2, यहाँ इसमें लगा रहा हूँ अब, C2 गोज़ टू C2 प्लस C1, C3 गोज़ टू C3 प्लस 2 C1, C4 गोज़ टू C4 प्लस 4 C1। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले कॉलम में कोई फ़र्क नहीं, 1 0 0 0, 1 प्लस 1 माइनस 1, मतलब -1 प्लस 1 0, ये बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर -2 प्लस 2 इज़ 0, फिर उसके बाद -4 प्लस 4 इज़ 0, ठीक है। अब मुझे इसको माइनस करना है, मतलब इसको जीरो करना है। क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँ, या कुछ और ऑपरेशन देखो। कॉलम में भी देख लो, ऐसे जरूरी नहीं कि रोज़ में ही लगाने हैं। तो अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूँ 3 से, इस पूरे को, क्योंकि 3 सब में कॉमन है, सो आई कैन अप्लाई दिस, C3 गोज़ टू 1/3 C3। देखो 1 बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती हैं चीज़ें, फ्रैक्शन एक्शन में नहीं आता है। तो हो जाएगा 1 0 0 0 0, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, दूसरे कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, तीसरे कॉलम में 0 1 3 4 और 0 7 10 17। अब ये आपका 1 है, इससे आप इसको जीरो कर सकते हो, इसको जीरो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो दैट दिस C2 goes to C2 minus 5 C3, and here also C4 goes to C4 C2 minus 7 C4 minus 7 C2। ऐसे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0, है ना, ठीक है। उसके बाद 0 5 माइनस 5 0 हो गया, और 4 माइनस 15 -11 हो गया, और 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 -11 हो गया, ये भी, है ना। 4 माइनस 15 हो गया -11, और 9 माइनस 20 हो गया -11। फिर यहाँ हो 0 1 3 4 को छोड़ो, यहाँ हो 7 माइनस 7 0, फिर 10 माइनस 10 माइनस 21,
-11, फिर 17 माइनस 28, 17 माइनस 28, ये भी -11 आएगा। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब आप देखो तो जो थर्ड वाला कॉलम है, सॉरी फोर्थ वाला कॉलम और सेकंड वाला कॉलम, उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन दैट दिस C2 गोज़ टू C2 माइनस C4, C2 गोज़ टू C2 माइनस C4 करते ही आपका ये हो गया 1 0 0 0 और 0 0 0 0 और 0 1 3 4 और ये आपका हो जाएगा 0 0 -11 -11। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो लास्ट वाला कॉलम है उसको -11 से डिवाइड कर दो। यू कैन अप्लाई C4 गोज़ टू -1/11 C4, है ना। ऐस कोई पैटर्न नहीं है कि कैसे करना है, मतलब दिस इज़ टोटली ऑन यू। रो ऑपरेशन लगा के तुम सुकून में हो कि कॉलम ऑपरेशन लगा के सुकून में हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आपका आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0, फिर उसके बाद ये आ गया आपका 0 1 3 4। क्योंकि इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, अगर कोई कैलकुलेशन गलत हुई होगी तो प्लीज़ इसको बना लीजिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो। 0, ये क्या था, 0 1 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक दी ज़ीरो। कैसे, सिंपली मतलब इसमें अगर आप, हाँ आप चाहो तो इसमें इसका थ्राइस माइनस करके इसको जीरो कर दो, या पे एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ जीरो कर सकते हो। यू कैन अप्लाई सिंपली दैट C3 नहीं R3 गोज़ टू, मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 गोज़ टू R3 माइनस 3R2 एंड R4 गोज़ टू R4 माइनस 4R2। जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 और ये 1, है ना, ये 0 हो जाएगा ना, 3 माइनस 3, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर ऐसे अगला वाला भी 0 और ये 1 ही रहेगा, है ना। अब आप अप्लाई कर सकते हो दैट R4 गोज़ टू R4 माइनस R3, R4 goes to R4 minus R3 will make it what, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और उसके बाद 0 0 0 0 तो आ गया आपके पास। बस आपको क्या करना है, रोज़ इंटरचेंज करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्म में, है ना। रोज़ कितनी बार चेंज करना पड़ेगा, एक बार इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ। यू कैन चेंज, यू कैन अप्लाई कंसेक्यूटिवली, यू कैन अप्लाई दिस। पहले सेकेंड और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देना, तो रहेगा 0 1 0 0, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ कॉलम को इंटरचेंज कर देना, तो ये बन गया ये फॉर्म का। दिस इज़ योर I3। रैंक जो है मैट्रिक्स का, ये नॉर्मल फॉर्म में भी मैंने बदल दिया, और रैंक इसका जो है वो 3 आ गया। ठीक है, रैंक कितना आ गया इसका, 3। इन फॉर्म कौन से फॉर्म में आया, ये इस वाली फॉर्म में आ गया, I4 मतलब IR बाकी सारे 0। ठीक है, इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा अगर कुछ हुआ होगा तो देख लीजिएगा। रैंक आप जो है और पहले भी बता सकते थे कि इसकी रैंक जो है वो क्या आने वाली है ना। इसकी रैंक 4 तो हो नहीं सकती थी, पहले ही पता है आपको कैसे नहीं हो सकती थी, क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स जो यहाँ तक बनाई है आपने, उसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना। तो इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालने जाओगे 1 के अबाउट एक्सपेंड करोगे इस रो के अबाउट, तो ये जब आपकी अंदर जो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी, उसका पहला ये वाला पूरा रो 0 है, कॉलम 0 है, तो उसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 आ जाएगी। तो इसमें 4x4 तुम कोई बना ही नहीं सकते जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। और 3x3 आप बना पा रहे हो, ये वाली मैट्रिक्स बना लेना,
यही वाली ले लेना चाहे तो, ये वाला मत लेना, एक ये एक ये एक ये ले लेना, एक ये एक ये एक ये, इतने से। तो उसका देखना डिटरमिनेंट आई थिंक नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 आप पहले भी पता लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है कि भाई इसका रैंक 3 है। अदरवाइज नॉर्मल फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट करके तो पता चल ही जाएगा कि इसका रैंक 3 है, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मल फॉर्म, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका रैंक फाइंड करना, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।